यहाँ से तुम्हारे जीवन का अच्छा जो काल चल रहा है बस वो खत्म हुआ। फिजिक्स के जो अच्छे दिन थे तुम्हारे हो गए, और अब तुम्हें पता पड़ जाएगी। वैसे तो उसमें भी पड़ जाती, मैंने बहुत ज्यादा अफलातून सवाल तुम्हें कराए नहीं, लेकिन इसमें मैं नहीं कराऊं ऐसा काम चलेगा नहीं। हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। लिखिए भैया, चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। हेडिंग डालो और फिर जरा ध्यान से सुनो। आज इसकी बेसिक बातें बताई जाएंगी आप लोगों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में ये एक ही चैप्टर है, बट हम इसके 3 पार्ट करके पढ़ेंगे। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला पार्ट रहेगा वेक्टर्स, इसका दूसरा पार्ट रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका जो तीसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम बेसिकली इस चैप्टर को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम आपको फिर से एक फाइल भी भेजेंगे और उसमें जो सवाल अरेंज हो रखे हैं वो भी इन्हीं 3 पार्ट के अकॉर्डिंगली अरेंज हो रखे हैं। एक तरफ वेक्टर्स के, एक तरफ प्रोजेक्टाइल के, और एक तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। ठीक है सर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इस बात को समझिए जरा, थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो शुरू करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? वेक्टर्स। अब सुनिए जरा बहुत ध्यान से। वेक्टर्स जो है बहुत सारे स्कूल एग्जाम में पूछते नहीं हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे मोशन इन अ प्लेन की, तो वहां पर बेसिकली आपको वेक्टर्स नहीं मिलेंगे। मतलब एनसीईआरटी में इनका बहुत ज्यादा कोई खास जिक्र नहीं। लेकिन एक चीज मैं आप सभी लोगों को बताऊं, जब तक फिजिक्स रहेगी और जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे, एक चीज जो तुम्हें आनी चाहिए वो ये वेक्टर्स ही हैं। 11वीं की फिजिक्स का 12वीं की फिजिक्स से आपस में कोई लेना देना नहीं है। 11वीं की फिजिक्स में पूरी मैकेनिक्स है और 12वीं की फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज का लेना देना है तो वो ये वेक्टर्स है, क्योंकि एक्चुअली ये फिजिक्स का पार्ट है ही नहीं। वेक्टर्स जो हैं वो कंप्लीटली किसका पार्ट है? मैथमेटिक्स का। ये मैथमेटिक्स की एक यूनिट है। जिन बच्चों ने मैथ को ऑप्ट किया है उनको वेक्टर मैथ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वेक्टर फिजिक्स की भाषा है, लैंग्वेज है। फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? वेक्टर्स। तो अगर ये लैंग्वेज तुम्हें नहीं आई तो तुम्हें वेक्टर भी नहीं आएगा। इस बात को तुम समझ लो बहुत ध्यान से। इसलिए ये चीज तो तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी हर हाल में, वरना सारी जिंदगी रट्टा मारते मारते तुम बावले हो जाओगे। ठीक है, आओ शुरू करें वेक्टर्स। अगर हम लोग, मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें समझ में आना चाहिए बहुत स्लोली। अगर हम लोग बात करें क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इतनी बात तुमको 9th क्लास में भी समझाई गई होगी। वो बात दूसरी है कि जब तुम लोग 9th में आते हो तो ज्यादा सीरियस होते नहीं हो, और उस समय तुम बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, जो कि गलत है। दे लेते तो अच्छा होता। तो क्वांटिटीज बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। एक क्वांटिटी है स्केलर और एक क्वांटिटी है वेक्टर। बात को समझो। स्केलर वो क्वांटिटी हैं जिनमें केवल और केवल क्या है? मैग्नीट्यूड। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड।
ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब है केवल वैल्यू। तुम बात को समझो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो मैं कहता हूं मेरा मास 80 किलो है। मेरा मास कितना किलो है? 80 किलो। कितना किलो बोला? 80। और उसके आगे लिख देता हूं ड्यू ईस्ट। सोचना, मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे मास इज 80 kg ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट। अब तुम खुद से दिमाग लगा के सोचो, ये जो बात मैंने लिखी है एंड में, क्या इसका कोई तुक बना? मेरा मास ईस्ट में भी 80 रहेगा, वेस्ट में भी 80 रहेगा, नॉर्थ में भी 80 रहेगा, साउथ में भी 80 रहेगा, मैं मंगल ग्रह पे चला जाऊं तभी भी 80 ही रहेगा, मैं चांद पे चला जाऊं तभी भी 80 ही रहेगा। मास नहीं बदलता, वेट बदलता है। मास नहीं बदलता, मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड योर बॉडी। तो मेरे शरीर के अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है वो तो इतना ही रहेगा ना, चाहे मुझे कहीं भी ले जा। तो लॉजिकली सोच के देख, इस क्वांटिटी के पीछे डायरेक्शन लिखने का क्या कोई मतलब बना? नहीं। इसका मतलब अगर मैं इसमें से ये डायरेक्शन हटा भी दूं तभी भी ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट। और मुझे मास को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें एक्चुअली तुम्हें डायरेक्शन की कोई नीड ही नहीं है, उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? स्केलर्स। क्या बोला जाता है? समझना बात को, उन क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? स्केलर्स। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी क्वांटिटी हैं जिनमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बालक है हमारे यहाँ, क्या नाम है बेटा? रेयान, है ना? रेयान। अब ये पढ़ता लिखता बिल्कुल था नहीं, तो मैंने कहा रेयान भाई मुझे तो तेरे घर आना है, तेरे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। रेयान मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि इसे मालूम है कि मास्टर अगर घर आया तो रजाई गद्दा भरा जाएगा, तो ऐसा काम ये होने नहीं देना चाहता। तो ये बहुत दिन तक मेरे को ऐसी बेवकूफ बनाया गया। एक दिन मैंने इसको धर लिया, मैंने कहा बता आज तो मैं तेरे घर आऊंगा। तो इसने क्या काम किया, मुझसे ऐसे बोल दिया कि सर आपके घर से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। और मैंने इसकी बात मान ली और ये भाग गया। जब शाम को मैं अपने घर से इसके घर चलने लगा तो तुम अगर सोचोगे तो पता चलेगा मेरे घर से 8 डायरेक्शंस निकलती हैं एक जगह से। मैं किधर जाऊं 2 किलोमीटर जो इसके घर पहुंच जाऊं? तुम समझे? ये एक ट्रिक लगा गया। इसने मुझे क्या नहीं बताई? अगर मुझे इसके घर पहुंचना था तो डायरेक्शन का पता होना। इसी प्रकार से कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। अब ये चिराग है, इसे मैं यहां खड़ा कर लूं। अब मैं ये कहता हूं कि मैंने चिराग पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। कितने न्यूटन की फोर्स लगाई? अच्छा सोच के देखो, अगर मैं वो फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये आगे गिरेगा, अपनी तरफ लगाऊंगा तो मेरी तरफ गिरेगा, इधर से चांटा मारूंगा तो इधर गिरेगा, और इधर से चांटा मारूंगा तो। तुम समझ रहे हो? फोर्स के साथ इसकी मोशन जुड़ी है, और मोशन के साथ क्या जुड़ी है? डायरेक्शन। क्या जुड़ी है? डायरेक्शन। इसी वजह से कुछ क्वांटिटीज में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मुझे डायरेक्शन लिखनी ही पड़ेगी। मुझे डायरेक्शन लिखनी ही। अरे भाई तुमको दीवार में कील ठोकनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हथौड़ी कैसे मारनी है। डायरेक्शन पता होनी। तो ऐसे रख के ही तो हथौड़ी मारेगा, या ऐसे रख के उल्टी मार लेगा? बोल, कर सकते हो ऐसा? जीवन में फिजिक्स तो हर जगह है, चाहे तुम लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तुम दिमाग नहीं लगाओ, लेकिन फिजिक्स हर जगह लगा रहे हो भाई, है ना? तो वहां पे भी तुम्हें डायरेक्शन का पता होना जरूरी। तो वो क्वांटिटी जो बिना डायरेक्शन के पूरी होती नहीं, इनके अंदर
मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी क्वांटिटी है। फोर्स हो गई, अभी मैंने पीछे लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। धीरे धीरे और पढ़ोगे, पूरी 11th अभी पढ़ी है बकाया, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तुमको समझ में आता है। दुनिया भर की ऐसी क्वांटिटीज हैं और स्केलर क्वांटिटी भी बहुत सारी है। जैसे एक एग्जांपल लिखा ही हुआ है, मास हो गया, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, है ना, वर्क हो गया, कार्य, ठीक है, ये सब स्केलर हैं। अच्छा, अब ये दो तरीके की हुई, एक हुई स्केलर, दूसरी हुई, अब एक तीसरी भी है इसमें और इनको बोला जाता है टेंसर्स। क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनका क्या है, दे आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर्स। ये ना स्केलर है और ना वेक्टर है। इनमें कुछ स्पेशल क्वांटिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम समय की बात करें, समय, अब समय टेंसर क्यों है, समझो। समय की डायरेक्शन होती है कि समय हमेशा आगे ही जाएगा, पीछे तो जाएगा नहीं। अभी अगर शाम के 6 बजने वाले हैं तो अब इसके बाद 7 ही तो बजेंगे, ऐसा थोड़ी 6 के बाद 5 बजेंगे शाम के, आना बोल। डायरेक्शन है समय में कि समय हमेशा किधर जाता है, सामने, पीछे कभी भी फ्लो नहीं हो। लेकिन जब समय को ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड करते समय ये वेक्टर के नियमों को नहीं मानता। ये किसके नियमों को मानता है, दिशा है तो उसके हिसाब से वेक्टर हुआ, लेकिन ऐड होते टाइम किसके नियम मानता है, स्केलर के। इसीलिए हमने इसको किस में रख दिया, टेंसर में। तो ये ना पूरे तरीके से स्केलर है भाई, और ना ये पूरे तरीके से वेक्टर है। एक मिनट, लॉजिकली ये बात समझ में आई वेक्टर्स की जरूरत क्यों है। वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जबरदस्ती नहीं बनाई गई। आई बात समझ में, उतार पहले पेज पे, यही उतार। टेंसर का क्या होता है कि इनमें दिशा भी होती है लेकिन ये स्केलर भी होती है। डायरेक्शन के साथ साथ ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करती। आई बात समझ में, वेक्टर अलजेब्रा के अपने नियम है, अभी उन्हीं को पढ़ाने जा रहा हूं। हाँ जी बेटा, नीचे करना, अच्छा वो ऊपर, सही है, दिख रहा है ना सबको। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, धीमे धीमे वेक्टर्स को पढ़ेंगे। वेक्टर्स आना ही चाहिए, पढ़ना तो काम है ना हमारा। हम बनना चाहते हैं ना जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, हमारी इच्छा है ना। तो कोई क्यों बोलेगा हमसे आके कि पढ़ ले। सोच के देखो, तुम्हें तो खुद ही पढ़ना चाहिए। पता है जुनून क्या है, कि जब पेरेंट्स ये बोले कि बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जा, सुबह पढ़ लियो, ये होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है, पेरेंट्स गाल पे झापड़ मार मार के उठा रहे, हरामखोर स्कूल चला जा, सुबह हो गई। रिवर्स हो रहा है। तो अगर रिवर्स हो रहा है ना तो गलत हो रहा है। तुम्हें शायद अभी पता ना चले, लेकिन 12वीं के बाद बेटा उन पढ़े लिखे अनपढ़ों में शामिल हो जाओगे जो एक्चुअली इस देश में पढ़ तो जाते हैं साइंस से, लेकिन रियलिटी में कुछ कर नहीं पाते। यहाँ बीबीए, बीसीए, एमसीए, ग्रेजुएशन वाले बहुत घूम रहे हैं, 70 नंबर वाले को कोई नहीं पूछता। और सच्चाई ये है कि पूछ तो यहाँ 90 नंबर वाले की भी नहीं है। यही सत्य है। इसलिए मेहनत कर लो। तुमसे ज्यादा बुरी स्थिति किसी की नहीं हो सकती साइंस के कैंडिडेट से, तुमसे ज्यादा अच्छी स्थिति भी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे ज्यादा बुरी स्थिति भी नहीं हो सकती। सोच, एंट्रेंस तुझसे पार हुआ नहीं और तेरे सीबीएसई में आए 70% नंबर, फिर क्या करेगा? खत्म ना कैरियर, लग गया ना वहीं फुल स्टॉप। डीयू में एडमिशन मिलेगा नहीं। सीयूईटी, जब तेरे से जनरल सीबीएसई में 70 लाया तो तेरे से सीयूईटी भी नहीं निकलना, फिर क्या करेगा? बीबीए, बीसीए, एमसीए, जो करोड़ों कर रहे हैं सुसरे, घूम रहे हैं रोड पे आवाराओं की तरह, तो भी वही। अच्छी स्थिति जब है जब सीबीएसई में 80% आए और एंट्रेंस क्लियर हो जाए,
तब स्थिति अच्छी है, उसी की तरफ फोकस करो। आई बात समझ में? अपना फोकस मत हटने दो। हर कोई साल खत्म होते होते फोकस से दूर हो जाता है, कहानी खराब हो जाती है, लेकिन वो नहीं करना। चलो आओ, तो हमने क्वांटिटीज के टाइप समझ लिए भाई, स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, स्केलर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं 2 और 2 4 होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? वेक्टर पढ़ना। देखो गणित में अलजेब्रा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है भाई स्केलर अलजेब्रा जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दूसरा होता है भाई वेक्टर अलजेब्रा। तो स्केलर अलजेब्रा तो सीधी सी बात है कि 2 + 2 बराबर क्या बोल देता है? 4। वेक्टर अलजेब्रा में ये कोई जरूरी नहीं है, कई बार 2 + 2 क्या हो जाता है? तो वेक्टर अलजेब्रा अलग है। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या पढ़ना है? ये अलजेब्रा के नियम जानना कि हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, वाई वेक्टर्स। वाई वेक्टर्स क्यों पढ़ूं मैं? एक नया अलजेब्रा बनाया ही क्यों? जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, न्यूटन ने कितना अच्छा फॉर्मूला बनाया था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब 3 एक्सिस हो सकती हैं, एक्स, वाई और जेड। अब 9th क्लास में तुम्हें क्या बेवकूफ बनाया, तुम्हें ये तो पढ़ा दिया कि फोर्स बराबर क्या है? मास इनटू। तुम्हें ये तो नहीं बताया ना कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में। पूरी क्लास 9th में तुमको फोर्स तो बताई, तुमसे फोर्स कैलकुलेट भी करवाई, लेकिन तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन और जरूरी है भैया। फोर्स एक्स एक्सिस में भी हो सकती है, तो एक्स एक्सिस की फोर्स को क्या लिखूं? एफ एक्स बराबर एम ए एक्स, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस की क्या लिखूं? एफ वाई बराबर एम ए वाई। जेड एक्सिस की क्या लिखूं? एफ जेड बराबर एम ए जेड। हाँ ना बोलो, कितना सुंदर फॉर्मूला था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। आराम से याद करके मजा आ जा रहा था। ये कलेश नहीं क्यों पैदा करी? तुम देख रहे हो, इसको अलग अलग लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कितने फॉर्मूले याद रखूंगा, आगे चल के एक आधा और एक्सिस आ गई तो फिर उसका भी फॉर्मूला याद रखूं। इससे बढ़िया वैज्ञानिकों ने क्या कहा, ऐसा लिखने से बढ़िया है एक काम कर, एफ के ऊपर ये एक साइन बना दे, इसे बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। बराबर मास इनटू में ए वेक्टर।